Good evening to all of you. Welcome to our show, The Great Talk. I am Muhammad Rafiq Faruqi, Editor-in-Chief, CAE Media. Today we have invited the Honorable President of Ahmedabad Muslim Women's Association's President, Dr. Mehrun-Nisa Desai ma'am. Ma'am, I welcome to our show, and I am also highly indebted to you for our program that you have taken such patience and time to attend our program. Thank you very much, Rafiq bhai. Most welcome. Ma'am, first of all, I would like to ask you कि जो आपकी लाइफ है और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ऐसे तो पीछे चलते मेरा जो बर्थ है वो धंधुका गांव में हुआ, और जो मेरा बचपन है वो धंधुका तालुका के आसपास के छोटे छोटे गांव जैसे भड़ियाद, राणपुर, गुंजार, भागड़, वो सब गांव में हुआ जी। और मेरा प्राइमरी एजुकेशन भी ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग स्कूल में हुआ जी। और फायदेमंद में ये रही कि मेरे जो फादर थे वो ग्राम सेवक थे, मोहम्मद भाई देसाई, ग्राम सेवक, और इसीलिए उनका वो मेन काम ही होता कि जो गांव है उसमें अवेयरनेस लाए, कुछ अच्छा सा उसको सीख दे। और उनके हमारे घर में ही ऐसे लाइब्रेरी रहती थी, तो लाइब्रेरी इतने क्या कि 2 टंक हो गए, वो पहले के ज़माने में रहते थे ना वो बड़े से, और उसमें सब बुक्स हो। तो बचपन से ही हमको ये आदत हो गई कि जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 3री कक्षा में पढ़ती थी तब मैं छोटी छोटी बुक्स पढ़ती थी, जैसे अड़क्यो दड़क्यो ने वो सब जैसे। तो ये जो है तो हमारा जो वांचन है वो धीरे धीरे उनके साथ हमारा ताल्लुकात बचपन से रहा। और दूसरा कि हमने गांव को बहुत करीब से देखा, और गांव की गरीबी को भी बहुत करीब से देखा, क्योंकि वो छोटे छोटे गांव में जो स्ट्रगल करते हैं वो हमने देखा। और हमारा जो परिवार था, मेरे फादर भी जैसे कह सकते हैं हम लोअर मिडिल क्लास के थे, तो पापा का बहुत ही ये था। और उनका जो उनकी जो विचार सरणी थी वो बहुत ही पहले से, भले उनकी मैं पढ़ाई की भी बात करूंगी कि कैसे कितना उनको अहमियत रखते थे वो, कि उनका ये था कि लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं, बाय हार्ट। और आज मैं जो आपके सामने ये काबिलियत के साथ बैठी हूँ कि आप लोग सुन रहे हो, इट्स रियली मैटर ऑफ प्राइड कि मैं भी ये मैं महसूस कर रही हूँ कि आज मैं एक गांव की गलियों में से आकर यहाँ बैठी हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। उसमें सबसे पहले अल्लाह पाक ने ऐसा सोचा, मुझे ये काबिलियत दी। और साथ में सबसे पहले ये मेरे जो फादर और मदर जो है, मेरे जो फादर थे वो ऐसा कहते हैं सब कि मेरा जब बर्थ हुआ मैं दूसरे नंबर पर हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, और बीच वाली मैं हूँ। तो मेरा जब बर्थ हुआ तो उन्होंने स्वीट बांटी थी, ऐसा कहते हैं। और जब भी वो छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ अलग हूँ मेरे भाई से। मुझे पूरी फ्रीडम दी गई थी। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि कैसे मैं भी बहुत ऐसे पहले से बोल्ड थी और बहुत पापा की मम्मी की लाडली, ज़्यादा पापा की, तो थोड़ी दादागिरी भी चलती थी। तो जैसे वो मम्मी कहे कि भाई चलो अब झाड़ू डाल लो, सब अपना अपना काम खुद से करते थे। तो फिर मैं ऐसे एक बार तो मैंने कहा कि देखो भाई बैठा है तो पेपर पढ़ रहा है, अगर वो झाड़ू डालेगा तो मैं डालूंगी, अगर वो पेपर पढ़ता है तो मैं पेपर पढ़ूंगी। तो मम्मी को कुछ ठीक ना लगा, तो वो थोड़ा वो किया, तो मेरे पापा सुनते थे, तो बाहर आया वो कि बात एकदम ठीक है, चलो पहले दोनों पेपर पढ़ लो और फिर दोनों थोड़ा थोड़ा ये घर का काम कर लो। तो इस तरीके के जो है, तो मैं जो कहना चाहती हूँ आज वो पूरे सोसाइटी से कि जो जेंडर बायस होता है वो जेंडर बायस बचपन से अपने घर में आ जाता है। और ये जो माँ बाप की फर्ज है कि वो छोटी छोटी बातें में अगर ये ख्याल रखते हैं तो आगे जाके एक
इक्वालिटी की बात, एक पर्सनालिटी, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं खुद को ये मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी बोल्ड हूँ, मैं अपने आप को बोल्ड समझती हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। लेकिन ये बोल्डनेस कहाँ से आई, तो मुझे लगता है कि उसका जो बीज है तो वहाँ बोया गया था। तो ये मेरा बचपन, आगे आई स्ट्रगल तो थी वहाँ। तो जब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं गुंजार में 6 और 7 क्लास मैंने गुंजार गांव की, तो एक ही रूम में 6 और 7 क्लास थे और 1 से 5 क्लास अलग अलग ट्रीज के नीचे थे। ऐसे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी अभी जैसे सेल्फ फाइनेंस स्कूल से उसमें पढ़े हो तो ही आगे जा सकते हो, हम लोग पढ़ सकते हैं। और मेरे साथ जो लड़कियां थी वो 3 लड़कियां थी, 7वीं में आई, पहले 3 थी, 7वीं में आई तो 1 रही, और फिर वो 7वीं पूरे होते होते उसकी भी शादी हो गई। तो उस टाइम 13-14 साल में शादी हो जाती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने जो ये किया कि नहीं, हम पढ़ाएंगे बच्ची को, और वो जितना चाहे इतना पढ़ाएंगे। तो सोसाइटी में, और फिर तो हम धंधुका आ गए। पहले अप डाउन करती थी मैं, हाई स्कूल भी नहीं थी, छोटे छोटे गांव में तो हाई स्कूल भी कहाँ होता है। तो मैं फिर वहाँ से अप डाउन करके, धंधुका तालुका है तो अप डाउन करके पढ़ती थी। ऐसे हमारा जो मेरा जो हाई स्कूल जो है वो उस टाइम 11th तक था, 11th में SSC थी, तो वहाँ हुआ, धंधुका हुआ। और उसमें तो सच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के जैसा एजुकेशन नहीं था कि जिसमें बहुत सारा खर्चा होता है। हमारा जो था वो कुछ फी नहीं थी ग्रैंड टेबल स्कूल में। और अभी बहुत अच्छी बिरला हाई स्कूल में मैं पढ़ी थी, बिरला जीवन हाई स्कूल, वो धंधुका में बॉर्डर पर, एक ही बड़ी हाई स्कूल है आज भी, और उसमें मैं पढ़ी और बहुत ही अच्छा रहा। जब वो होता है ना कि घर में जैसा माहौल मिला, ऐसा ही माहौल मुझे स्कूल में भी मिला। मैं हमेशा वहाँ ज़्यादातर फर्स्ट आती रही, और फिर मॉनिटर भी रहती थी। तो ये भी हुआ कि वो जो नेतृत्व के जो है वो सब वहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, मुझे याद आया अभी ये, जब मेरी स्कूल याद आई तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उस टाइम, हमारे बिरला हाई स्कूल में रसिकलाल मेहता सर थे, और बहुत ही अच्छा उनका नेचर था। बोलो दिकरा के केम शो, इस तरीके से बात करते थे बहुत प्यार से। और उस टाइम मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैं SSC में थी, और वो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है उसमें मेरा फिजिक्स में मार्क्स आए 37। शौक लगा मुझे, और मैं तो पहुंच गई प्रिंसिपल साहब के पास और उनको बताया कि भाई ये मार्क्स मेरे नहीं हो सकता, कुछ गलती है। बहुत प्यार से मुझे बिठाया और बोले कि कितना मार्क हो बहन। तो मैंने बोला कि ये मेरे नहीं, मेरे कम से कम 70-70 के आसपास होने चाहिए, शायद हो सकता है कि उल्टा हो गया, 73 के 37 हो गए, कुछ भी हो, ये मार्क्स मेरे इतने नहीं हो सकते 37। उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर जांच की, फिर मुझे बुलाया और उन्होंने देखा कि सच में जो मेरे मार्क्स थे वो 77 थे। लाइक 3 के बजाय मार्कशीट बनाते वक्त वो 3 के बदले जैसे 3 होता है, सो कोई ने 7 के बजाय 3 पढ़ लिया और मार्कशीट बन गई। कभी होता है टीचरों में, तो कभी कभी वो ये मिस्टेक हो जाती है। तो उन्होंने फिर इतना अप्रिशिएट किया, पूरी प्रार्थना सभा में बुलाकर अप्रिसिएशन दिया और कहा कि देखो तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि इतने मार्क्स मेरे आएंगे तो इतने ही उसके आसपास ही आए, और ये कॉन्फिडेंस से आपको रिप्रेजेंट भी करना चाहिए, कि कहना चाहिए कि देखो इतने ही मार्क्स होंगे। तो उस टाइम से मेरे में जो था ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा इससे। तो ये स्कूल का भी बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है मेरी पर्सनालिटी में। और उसी टाइम ये जो हमारी बिरला हाई स्कूल थे उसमें बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। मैं 200 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आई थी और तालुका कक्षा में। और फिर जो था वो मैं कभी उसमें जो वक्तृत्व स्पर्धा होती थी तो उसमें भी मैं पार्ट लेती थी, ज़्यादातर मैं विनर रहती थी। तो उसमें भी ये जो हमारी स्किल है ना वो स्कूल में ही उसको हाँ
मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि घर में तो मुझे फ्रीडम थी, और घर में भी मैं कहूँ ना कि मैं जब कॉलेज शुरू किया वहीं पर कॉलेज पर मैंने दाखला लिया था के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। और उसके पहले भी की भी एक बहुत बड़ी बात है, अभी अपने पास टाइम हो तो वो भी मैं कहना चाहूँगी कि देखो मेरे में बचपन से ये कॉन्फिडेंस था कि जो मुझे लगता था सही लगता था वो मैं बेझिझक कहती थी। सामने कौन है, हाँ रिस्पेक्ट से, ऐसा नहीं कि कोई को ऐसा, जैसे इसकी बात करूँ मैं कि उस टाइम मैं जो बात कर रही हूँ 1974 की बात कर रही हूँ, तब मैंने एसएससी की एग्ज़ाम दी थी। तो उस टाइम हमारे बीएम पीरजादा साहब जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे और नवनिर्माण आंदोलन में उनका ये सब पूरा रोल रहा था उनका, और लीडर थे उस टाइम। और वो जो एसएससी की एग्ज़ाम थी वो कॉलेज को दे दी गई मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो नया था पूरा, और हमारे जो थे वो प्रिंसिपल है वो सब वगैरह उनके साथ थे। और एग्ज़ाम में मैं बहुत बिंदास, मेरी जो एग्ज़ाम है तो मैं खुद से बहुत कॉन्फिडेंस से दे रही थी। और वो उसमें जो होते हैं ना कि जो इधर वो जिसको कहते हैं कि जोड़ के जैसे इधर दिए हुए इधर दिए हो, तो मैं ये सोचते सोचते यहाँ टिक टिक कर दिया कहीं। तो पीरजादा साहब राउंड में आए, उन्होंने देखा और मेरे पास खड़े रह गए और बोले कि ये आपने कुछ लिखा है, ये आपने यहाँ नंबर्स लिखे। अब मैं तो ऐसे भी, मैंने कहा मैं स्कूल में मॉनिटर भी रहती थी, मेरिट भी फर्स्ट आती थी, और थोड़ा सा ऐसे ही मुंह चढ़ी थी लड़की के भाई मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं कुछ ऐसा वैसा गलत नहीं करती। तो मैंने लिखते लिखते बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ नहीं लिखा है। तो फिर से यूँ टिक टिक करके कहा कि आपने कुछ लिखा हो ऐसा लगता है कि देखो यहाँ वन है यहाँ वन है। फिर से मैंने यूँ ऊपर देखा और फिर वो मैंने कह दिया सर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी लिखने दो, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। अगर वो साबित हो जाता है तो तुमसे जो भी हो सके, जो भी एक्शन लेना हो तो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे अभी डिस्टर्ब ना करो। अब वो मामला तो एकदम, वो तो जानते नहीं थे। और अभी फिर बाद में जब मैंने टीचिंग लाइन ली, बहुत सारी एग्जाम्स हैंडल की एग्जाम, तब मुझे पता चला कि ये तो एक प्रोसीजर का भाग होता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो प्रोफेसर उसको कुछ भी कर सकता है। उस टाइम मुझे अभी होता है कि वो सस्पेंड भी मुझे कर सकते हैं, उसी टाइम मेरा पेपर भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने भी पहले थोड़ा ये किया। फिर बहुत हंगामा हुआ, फिर मेरे प्रिंसिपल आए, फिर वो कह के बहुत ही उन्होंने बाहर जाकर कुछ समझाया कि भैया ये लड़की तो हमारी स्कॉलर है और ये कहीं देखो कुछ नहीं किया हो, बताने के लिए कुछ लिखे ऐसी नहीं है। क्योंकि मैं कभी वो ऐसे सोच भी नहीं सकती मैं कि कोई में से मैं कॉपी करूँ या कोई को कॉपी कराऊँ भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिर वो प्रिंसिपल साहब आए वहाँ के, हमारे उस टाइम फिर सैयद साहब थे प्रिंसिपल, चार्ज में थे, प्रिंसिपल नहीं थे। तो फिर ऑफिस में मुझे पीरजादा साहब ने बोला, आज भी मुझे वो वाक़या याद है कि ये सच्चा टीचर होता है। पीरजादा साहब ने बहुत प्यार से बुलाया ऑफिस में और फिर के आओ, ये हमेशा वो उनकी एक आदत रहती है कि सब स्टूडेंट को भी वो बहुत प्यार से और मान से ऑनर से बुलाते हैं, तमें मैं ऐसे। फिर वो के बैठो, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये साहब कॉलेज के से प्रिंसिपल है, मुझे बिठाएंगे ना, फिर कहेंगे कि क्यों टीचर के सामने बैठे हैं, क्योंकि अपनी होते हैं ना। लेकिन वो प्यार से बिठाया कि नहीं, हम लोग ये मानते हैं कि सभी इंसान एक ही है, थोड़े साल हम लोग बड़े हैं इसीलिए ये चेयर पर हो सकता है कि कल तुम इससे भी आगे हो, और लेकिन आप बैठो। फिर बैठाया, फिर वो कहते हैं कि क्या देसाई हो, मैंने कहा हाँ, कि बहुत गुस्सा रखती हो इतना सारा गुस्सा होता है। मैंने कहा नहीं साहब, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर कुछ भी निकले तो आप जो भी चाहे वो एक्शन ले सकते हो। तो कि मुझे पता है, मुझे सबने बताया और फिर हमने देखा भी कि कोई नहीं था, लेकिन ये जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आगे आप जाएंगे और ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, मेरे जगह और कोई होता और अगर ये पहचान भी ना होती तो कोई भी केस हो सकता था, कॉपी केस, तुम्हारा साल बिगड़ सकता था, और एक साल बिगड़ने के बाद तुम्हारी लाइफ पर इफेक्ट हो सकती थी। तो अब ऐसा करो, तुम बहुत, मैंने सुना बहुत अच्छी हो, लेकिन
थोड़ा गुस्सा कम करो और फिर मुझे बहुत प्यार से समझाया आगे जो क्या करना है। तो उस टाइम तो मेरा सपना था कि मैं शायद साइंस में जाऊंगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर साइंस में ना जाओ तो मोस्ट वेलकम अपनी कॉलेज में आओ। फिर उन्होंने समझाया कि देखो ये अपने रामी साहब है, वो स्कॉलर थे तो अभी फॉरेन प्रोफेसर हो गए अपने वहाँ, ये तो ये पीरजादा साहब की हमारी पहली पहचान इस तरीके से हुई। और फिर तो देखो ये करम कि मैंने के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, जिसमें प्रिंसिपल BM पीरजादा साहब थे, वहीं एडमिशन लिया। वहाँ मैं हर साल फर्स्ट आती रही, मेरिट CR बनती रही। और साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए कि जिसमें वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बात करते थे, डिस्कशन रखते थे। और ऐसे कह सकते हैं कि वो जो बोल्डनेस है उसमें एडिशन करने का काम वो कॉलेज एनवायरनमेंट ने, हमारे सब प्रोफेसर ने किया। हमारा जो था वो आपको अभी तो ये हम लोग ने भी, मैंने भी बहुत ऐसे, मेरी 42 इयर्स की सर्विस है, मैंने भी पढ़ाया, बहुत सारा पढ़ाया, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि वो जो एनवायरनमेंट धंधुका कॉलेज का था वो आइडियल था। वहाँ तक हम नहीं पहुंच सके यूँ, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर भी, जैसे हमारे KP शाह साहब थे, रामी साहब थे, तो वो सब ऐसा कहते कि आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो कहीं भी आ सकते हो, क्योंकि छोटा गांव था। तो कहीं स्टेशन पर बैठे हो कि फिर रात में वो हमारे एक गोल्डन है वहाँ आइसक्रीम सेंटर, तो वहाँ सब इकट्ठे होते थे। कहीं भी आप आओ, लेकिन आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी हो तो हम सॉल्व कर देंगे। तो उस टाइम नहीं ट्यूशन था, नहीं कुछ था, और हमको बहुत ही अच्छी तरीके से वो एनवायरनमेंट मिला जिसमें हम लोग आगे निकले। और वो डिस्कशन के जो पॉइंट थे वो भी ऐसे, कभी कभी तो जो मीटिंग हो ना, हमारी यूनियन रहता था, वहाँ यूनियन में बाकायदा GS HES सब CR सब पोस्ट रहते थे, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते थे। तो उसमें डिस्कशन में ऐसी सब बातें भी होती थी कि जैसे लड़के से लड़कियाँ क्यों डरती है, लड़के से लड़कियाँ क्यों डरती है, क्यों लड़कियों से लड़के नहीं डरते, आप इतने क्यों बोल्ड नहीं बन सकते। तो ऐसे सब पॉइंट्स में वो जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से मजबूत हो, और किस तरीके से तुम ये जो जेंडर है उसको भूल के तुम्हारा जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर आप किस तरीके से व्यवहार कर सकोगे, वो जो बात है वो हमने वहाँ सीखी। और मैं इतनी बोल्ड वहाँ बनी कि क्योंकि साहब ने तो कैसा किया कि 2 साल गए ना, तो तीसरे साल से हमारा लेक्चर लगा दिए थे, ट्यूटोरियल लेक्चर। तो बाकायदा आपको कितना ताज्जुब होगा सुन के कि बाकायदा, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है इसका कि पीरजादा साहब ने वो उस टाइम तो बाकायदा मेरे क्लास के बच्चे, और उस टाइम तो फुल स्ट्रेंथ रहते थे, 150 का क्लास था, और वो ट्यूटोरियल बैचेज हो तो 3 बैच में आ जाए तो अभी 50-50 बच्चे हो, तो बाकायदा मेरा लेक्चर आता था। और मैं अकाउंट्स पढ़ाती थी उस टाइम ट्यूटोरियल लेक्चर में, मेरे ही साथ के स्टूडेंट को, और तो भी वो बहुत सक्सेसफुली सब ये सब बात होती थी। तो ये जो एक्सपीरियंस मेरा रहा कि शायद मुझे लगता है कि मेरे में टीचर बनने का वो सब होगा पहले से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरी ये ट्रेनिंग हुई बाकायदा 2 साल, मेरे ये जो ट्यूटोरियल क्लासेस है वो वहाँ लगे 79 में, उसके आसपास वो मैंने 74 से 78 तक वहाँ पढ़ाई की। तो 77-78 वहाँ तक मेरे सब क्लासेस वहाँ चलते रहे, और मैं वहाँ से निकली तब मेरे में ये कॉन्फिडेंस था। आगे आई, रिजल्ट आया, सेंटर फर्स्ट थी, लेकिन थोड़े मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में रैंक थोड़ा रह गया था। उसी टाइम हायर सेकेंडरी शुरू हुई थी, 1 साल शायद हुआ होगा उसी टाइम वो 11-12 वाला। तो अहमदाबाद में हम लोग आए, मेरे फादर का ऐसा था कि अब वो सब बच्चे की ज़्यादा अच्छे फ्यूचर के लिए हम लोग शिफ्ट करें, उन्होंने ट्रांसफ़र करवाई थी, और वो भी विस्तरण अधिकारी बन गए थे। तो बस मैंने यहाँ अहमदाबाद में आने के बाद 4 दिन में इंटरव्यू दिया और FD हायर सेकेंडरी में लग गई। ओपन इंटरव्यू था, कोई भी पहचान नहीं, और मेरे साथ 27 कैंडिडेट्स थे। इट्स रियली बहुत अच्छा लगा था उस टाइम कि वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था, और सबसे उनको इम्प्रेसिव ये लगा था कि मैं मेरे
क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो उस टाइम मिर्जा आपा था, बीबी आपा करके, सब बहुत बड़ा नाम था उनका। जी, जी, वो जी। तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की, सिराजी साहब थे, और बिना कोई पहचान के मुझे वहाँ नौकरी लग गई। और आप मानो कि मेरा 58 में सितंबर बॉर्न हूँ मैं, और 78 जुलाई से मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई 20वें साल में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फिर आगे तो बहुत कुछ है, बहुत लंबा रहेगा सफ़र, तो ऊपर नीचे होता रहा। मैंने फिर वो 78 में ग्रेजुएशन किया, फिर 81 में मैंने बीएड किया, जी, जी। 80 में, और सर्विस के साथ ही ये सब, बस मेरी पढ़ाई यहाँ तक फुल्ली पढ़ाई थी। Correct. फिर मेरे एक्सटर्नल हुआ सब, तो फिर मैंने बीच में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके बीएड भी किया 81 में, और फिर 82 में मैंने डबल मास्टर्स किया, એટલે एमकॉम विथ स्टैटिस्टिक्स किया। ओके। 80 में एमकॉम विथ कॉस्टिंग किया, ओके। और 81 में मैंने बीएड किया, 82 में फिर से एमकॉम विथ स्टैटिस्टिक्स किया। ओके। तो इसी तरीके से मेरी ये पढ़ाई जो थी वो चालू रही। बीच में 80 तक मैंने 2.5 साल हायर सेकेंडरी में सर्विस की। फिर जैसे ही मैं एमकॉम हो गई और साहब को मिलने गई, तो उन्होंने कहा कि क्या आप टीचर ही बनी? तो मैं कहती हूँ कि वो खुश हो गए। उसके बदले मुझे डांटा थोड़ा कि आप थोड़ा हायर सोचो, अच्छे पढ़ो। फिर मैं कॉलेज में गई, धंधुका कॉलेज में 1 साल सर्विस की। फिर ये गुलबाई टेकरा एलजे कॉमर्स कॉलेज, आप सुनते हो? अभी तो एलजे की बहुत सारी ब्रांचेज है। तो जो ये ओरिजिनल है ना, वो गुलबाई टेकरा 15 जून 1982 में ये शुरू हुई। तब से पहले दिन से मैं वहाँ थी। और वहाँ मेरी लास्ट आगे जाके उसका नाम बदला, आरजे तिब्रवाल कॉमर्स कॉलेज। और एलजे की तो बहुत सारी ब्रांचेस हुई, अभी है हाईवे पर अभी बहुत सारी, लगभग 27 इंस्टीट्यूट है अभी। और अभी एलजे यूनिवर्सिटी बनी है, सच में इट्स मैटर ऑफ प्राइड। हाँ, और मैं उसमें पहली जो बैच थी, उसमें मैं वो जो कहते हैं ना कि पाए की नींव की तरह हमने बहुत कोशिश की थी। और बीएमपी दादा साहब का एक सपना था कि, और वो पूरा हुआ। इस तरीके की मेरी एकेडमिक करियर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अक्टूबर 2020 में रिटायर हुई, तब मेरी टोटल टीचिंग सर्विस 42 ईयर्स। तो सच में गवर्नमेंट की सर्विस। तो ये जो है वो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इतने नसीब वाले होते हैं कि जिसको ये मिलता है कि इतना लंबे अरसे तक मैंने ये पढ़ाई की। अभी हमारे बच्चे जहाँ जाओ वहाँ हमारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, और इतनी खुशी होती है जब वो कहते हैं मैडम मैं आपके पास पढ़ा हूँ। अब बड़े हो गए हो तो नहीं पहचाने जाते हैं, पर लेकिन वो जब ऐसा कहते हैं ना, तब सच में अंदर से एक सुकून सा होता है। और लगता है कि अल्लाह ताला ने ये जो हमको टीचर बनाई, वही मेरी पहचान है कि मैं टीचर हूँ। साथ में अब ये अम्बा का भी आ जाएगा कि किस तरीके से उसका उद्भव हुआ, वो भी कॉलेज के साथ ही जुड़ी हुई बात है। कि कॉलेज में जब हम बैठते थे तो हमारे साथ एक कोकिलाबेन व्यास थे, जो वो पॉलिटिकल में वो एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे। और वो फ्री हुए तो वहाँ आए थे, वो विजिटिंग फैकल्टी में आते थे। और बाद में बोले कि क्या देसाई बहन तुमने बताओ, कोई तुम्हारे वहाँ वो गुजराती में बोलते थे कि तुम्हारे वहाँ कुछ भी तुम्हारे लिए प्रोग्राम करते हैं तो अभी कोई बाहर नहीं आता। मुस्लिम सोसाइटी में हमारे लिए ये दिक्कत होती है। फिर वो मैंने कहा ठीक है, सब बातें होती रहती थी। फिर मुझे कहे कि तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कुछ तुम्हारे सोसाइटी के प्रति? तो मैं हंसी, मैंने कहा क्या है सिस्टर, वो तो हम लोग पूरी कर ही रहे हैं, देखो इतना सारा कर रहे हो। मेरे बच्चे छोटे थे तो बीच में मेरी शादी हुई 85 में शादी हुई हमारी। और 87 में मेरा बड़ा बेटा हुआ, फिर 89 में मेरी बेटी हुई। तो मैंने कहा इतना सा तो कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्या मैडम, आप भी बच्चे छोटे हैं, घर की जिम्मेदारी है, यहाँ की जिम्मेदारी है। नहीं कॉलेज थी, बहुत काम करते थे, तो क्या करेंगे? तो कि नहीं, अगर तुमको काम करना हो तो आप कर सकते हो। आप देखो कि मुझे क्या कि अपने एक स्टैटिस्टिक वो बताया वो फिगर
कि यहाँ तक पहुँचे, कॉलेज में प्रोफेसर बने, इतनी टोटल महिला कितनी होगी? बात तो सोचने वाली थी जी। क्या करे, कितनी महिला होगी, पॉइंट पर आएगा कि महिला है, कॉलेज में पढ़ा है, कॉलेज की अपने खाली कॉलेज तक पहुंचते हैं वो मुझे पता है कि 2.3 जितना था, तो अब कॉलेज में पढ़ाई वो तो कितनी आएगी, तो 0.00 ऊपर कुछ आएगा। फिर मुझे कहा कि उसमें से मुस्लिम महिला जो कॉलेज में पढ़ा है वो कितनी होगी? मैंने कहा बहुत कम, वो तो 0.000 समथिंग आएगी। तो कि फिर आपको नहीं लगता कि अगर आपने ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आपकी जो सोसाइटी है उसके तरफ तुम्हारे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक सही है, ऐसे भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी क्योंकि मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है आपको मैंने बताया कि गांव से थे, यहाँ जुआपुरा में रहते थे। यहाँ जब निकलते सब सुबह में अपने को, जब मैं निकलती थी 5:30-6 बजे बस में, 2 बस बदल कर कॉलेज जाती थी, तब सब सोए रहते थे। और जब आप दोपहर को आए तभी भी ऐसे ही सब बच्चे ऐसे इधर उधर घूमते हो। शाम को निकले तो कोई छोटा सा टीवी भी लगा कर बैठे हो, रेडियो पर बैठे हो, कोई इधर सोया हो खटोली पर, कोई इधर। तो ऐसा लगता था कि वो लोग जो है महसूस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से हमें चेंज करना है। सबसे बड़ी बात वो होती है कि अगर हमें कुछ बदलाव लाना होता है तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि गलत है, उसमें से मुझे निकलना है। तो ये एहसास ही नहीं था। फिर तो हम यहाँ सालों से रहते थे तो पता है कि जो हर साल ज़कात लेने वाले हैं वो ही चेहरे ऊपर से कह के कि भाई हम तो हर साल ले जाते, आप देते हो, ये बार क्यों नहीं देते? शायद आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। तो यहाँ ऐसा हो रहा था। तो कुछ बदलाव की जरूरत है कि यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है। एक तरफ वो मैं वस्त्रापुर जाती थी कॉलेज में कि जहाँ पोश एरिया है, सब अच्छे लोग हैं, और यहाँ आते थे तो जो गरीबी है, तो ये बीच का जो है तो वो भी था। हमारी जो पुरानी जो कलीग्स थी एफडी हायर सेकेंडरी स्कूल की, उनको भी बात की और वो लोग भी सोचते थे कि अपने कुछ करें। तो फिर ये अम्वा का जन्म हुआ। और ये अम्वा अहमदाबाद मुस्लिम विमेन एसोसिएशन वो 1990 में हमने शुरू किया और 91 का उसका रजिस्ट्रेशन है। हमारे साथ वो सुरैया जबीन हाशमी और सभी बहनें थी जो टीचर्स ही थी और सबसे छोटी मैं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब काम जो है वो तू ही कर सकेगी, तुम ही करोगे, और तो तुम प्रेसिडेंट बनो और ये लायबिलिटी लो। और उसी टाइम से मैं ये अम्बा के प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे पहले हमने ये तय किया कि कोई से हम डोनेशन नहीं लेंगे, डोनेशन मांगने नहीं जाएंगे, हम पहले काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। अल्लाह ताला ने जो भी दिया है, सब टीचर्स थे, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी रहते हैं ना, हम कमाते हैं तो थोड़ा खर्चा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम हमारे पैसों से हम काम करेंगे। अब काम सोसाइटी को दिखेगा और जैसे डोनेशन आएगा तो काम बढ़ता रहेगा। बाकी हम शुरुआत जो है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमने वो शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो बहुत उतार चढ़ाव आए, पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में तो अपोज भी बहुत हुआ, क्या पता, जैसे कोई होता है वो जो है हर एक एरिया में ऐसा होता है कि जिसको लगता है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया के इतने वोट्स मेरे हैं, तो उसमें हम लोग ने जेन्युइन काम शुरू किया तो कोई को नहीं अच्छा लगता होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन अपोज भी हुआ। और हम लोगों ने तो कोई एक ट्रस्टी के घर में हमारे खुद के जो घर में मशीन पड़े होते वो और थोड़े 2-4 खरीद कर पहले ही वो सीवन क्लास शुरू कर दिया स्विंग का। और वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, खास मैंने कहा ना कि अवेयरनेस चाहिए कि हमें इसमें से निकलना है, तो ये सब शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते आज ये मकाम पर आए। बीच में बहुत उतार चढ़ाव है और नेगेटिव बात नहीं कहूँगी, मुझे बहुत प्यार दिया है समाज ने, सच में तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया है। जितना अल्लाह ने मुझे दिया वो मैं सोसाइटी को वापस करने के लिए मैदान में आई। लेकिन वो जो सोसाइटी थी, लोग जो थे, उन्होंने इतना सारा प्यार दिया है। आप देखें तो छोटे मोटे, भले मुझे उससे बहुत ही सुकून मिलता है। इतने छोटे मोटे मुझे अवार्ड दिए सब ट्रस्टीज वो समाज ने, कि कभी कभी लगता है कि मैंने इतना काम किया है सही। तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का प्यार मिलता है जब आप स्व जो निज हित को
छोड़कर जब सोसाइटी का हित, दूसरों का हित बाय हार्ट सोचते हो तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है और आपको कहने की जरूरत नहीं होती। देखो रफीक भाई, आप भी मुझे कैसे जानते हो? मेरे काम से ही जानते हो ना। हमने, मुझे अभी भी याद है कि आप वो कुछ वो पीस का जो कोई प्रोग्राम था तब अपने मिले थे और आपने बुलाया था और ये सब बात की थी। तो मुझे लगता है कि सच में ये जो हमारा अम्वा है, बहुत सारा कुछ मेरे बेसिकली हमारा क्या है, मेरी जो सोच है, मैं लिखती भी हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ कि अवेयरनेस के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करती हूँ। तो हमारी जो अम्वा है वो क्या करती है, तो सबसे पहले उसका जो विजन है हमारा, तो हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं कि जिसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स के साथ कोई भी स्त्री या पुरुष बहुत सम्मानीय जिंदगी जिए। ये हमारा जो विजन है कि फ्यूचर में ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करें, तो वही बात है कि हमारे जो बेसिक जो मैं जानती हूँ, मैं ऐसे समझाती हूँ कभी कभी कि जो कोई मर्ज होता है तो उसके वो पहले से रूट पकड़ो। तो हमारी सोसाइटी का जो मुस्लिम समाज है, तो उसका अगर हम के बीमारी का हम उसका रूट ढूंढने निकले तो मुझे लगता है कि दो चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो है पॉवर्टी और जो लैक ऑफ एजुकेशन। ये दो के ऊपर अगर अपने ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये पूरा विश्व चक्र है। हम लोग ऐसा सोचे कि पॉवर्टी है इसीलिए ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही चलता है। वो लोग ऐसे ही कहेंगे कि मुझे बच्चा तो पढ़ाना है। अवेयरनेस प्रोग्राम हम बहुत करते हैं। पहली बात हमारी अवेयरनेस की आती है कि वो एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, वो हमारा इस्लामिक राइट्स जो है वीमेन के, उसके लिए अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, ये सब अवेयरनेस हमें चाहिए। और ह्यूमन राइट्स के लिए भी, और ये सब जो है वो हम लोग करते हैं। और साथ में इकोनॉमिकली मैंने ये कहा कि जब बात करते हैं तो कोई माँ क्यों नहीं चाहेगी कि वो जो साहब है गाड़ी में, कार में आते हैं और आराम से अपनी चेयर पर वो ऑफिस में जाते हैं, तो ऐसे मेरा बच्चा हो। सबको लगता है कि मेरा बच्चा वहीं होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं भेजती? तो वो यही कहेगी कि जब उसके पास 2 टाइम की रोटी के लिए वो जो जद्दोजहद करती है, उसके पास टाइम नहीं होता, और वो किस तरीके से पढ़ाए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग जो है वो ये विष चक्र को तोड़ने का काम, उसको बीच में से ब्रेक करने का काम ये हमारी संस्था का है कि पॉवर्टी और निरक्षरता। ऑलराइट मैडम। मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी स्ट्रगल के बाद एक अहमदाबाद में हम एक कोहिनूर का खिताब आपको देना चाहते हैं कि इतनी स्ट्रगल के बाद आपने फिर अपने आप को सेटल करके फिर सोसाइटी के बारे में सोचा, इस ऑर्गेनाइजेशन को आपने एस्टैब्लिशमेंट किया और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, इसके लिए कहाँ कहाँ से, किस किस तरीके से आप अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। अभी जो अम्वा के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जी, उसमें मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो ये पहले ही रहा है कि हमारी जो ट्रस्ट जो है जी, वो ट्रस्ट में सोसाइटी के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है। जी, जी, ऐसे पहले तो हमने ये कहा कि ट्रस्ट में पूरी लेडीज़ है जी, और ये हम लोग हमारा जो बायलॉज है उसमें ही है कि हम सभी महिलाएं हम खुद इसका संचालन करेंगे जैसा भी आएगा, जी, बराबर। और उसमें मेरे साथ डॉक्टर हसीना बेन कापड़िया है, जी, गुलिस्तान कादरी है, जी, और आबिदा बेन है, और रेहाना बेन शेख है, नफीशा बेन वोरा है। तो ऐसी पर्सनालिटीज़ है कि जो अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है कहीं कोई न कोई तरीके से।
जैसे वो खुद कुछ समाज के लिए दे सकते हैं। तो पहली बात ये हमारी आती है कि हम लोग जो डोनेशन जो है वो लोग अभी तो सामने से जकात फंड हमारा काफ़ी आता है और हमारी ये सबकी फैमिलीज़ में जैसे मेरी फैमिली मेंबर्स है तो सभी फैमिली वालों वही चाहेंगे कि भाई यहाँ दो हमारा खुद का जो है, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई ये जो हमारा जो है वो जकात फंड का हम किस तरीके से यूज़ करता है वो मुझे खास करके ऑडियंस को बताना मैं चाहूँगी। हम लोग हमारे जकात फंड का प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं। इतना नहीं है कि आपने संस्था को पैसा दिया अम्मा को और अम्मा ने ज़रूरतमंद को दे दिया, वहाँ बात ख़त्म नहीं होती। हम ये प्रोसीजर में हमारे खुद की बहुत सारी मेहनत ऐड करते हैं और अभी तो हम लोगों ने इसके लिए हमारी अम्मा की सिस्टर कंसर्न दी मेहर क्रेडिट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी ये शुरू की है और उसमें हमारे झकरा बिन कादरी, रिजवाना बिन कुरैशी, माहिनूर, ये एडवोकेट रियाज हाशमी वो सब बहुत सारा काम कर रहे हैं और अभी तो हमारे साथ सादिक भाई मारू वो सब भी जुड़ गए और काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं सच में बहुत ही एहसानमंद हूँ कि ये जो सोसाइटी कायम की तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे हमसफ़र मोहम्मद शरीफ देसाई के जो पहले एसबीआई में डिप्टी मैनेजर थे तो उनके जो एक्सपीरियंस है और उनकी जो नॉलेज है उसका यूज़ करके ही हमने ये सब किया और वो काफ़ी टाइम दे रहे हैं। मैडम हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो कोविड-19 का दौर था स्पेशली जो फेज़ 2 गुजरात स्टेट में था, इस फेज़ 2 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया और किन किन चैलेंजेस का आपको फेस करना पड़ा? ये बहुत ही सच में बहुत चैलेंजिंग पीरियड रहा क्योंकि हमारा जो काम है वो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के फैमिलीज़ के साथ है। तो जो पूरी हमारे 1000 फैमिली है जो हमारे से अटैच है वो सभी ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे कि उनके पास तो ताज्जुब की बात ये है और ये रियलिटी है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खाने के भी दाने नहीं थे और बच्चों के लिए भी और छोटे छोटे घर में जब आपको कहे कि आप घर में रहो अब वो एक पूरी इसमें तो ये बहुत पीड़ाजनक था। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। सबसे पहले तो हम लोग सीनियर सिटीज़न थे तो अभी हमारे बच्चे बाहर से ना कह रहे थे लेकिन हम लोग पूरी एहतियात के साथ यहाँ आते थे। हमारा स्टाफ को भी मैं फिर से उनको धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने जी की परवाह करे बिना यहाँ आए और यंगस्टर्स भी दूसरे जुड़े। हमने बहुत सारी किट्स बांटी, ज़रूरत पड़ी वो जो बिज़नेस के लिए तो हमने कैश भी बांटी और हमको जो डोनेशन था हमारे जो फैमिली वाले हैं वो जो दूर दूर रहते और काफ़ी उनको ऐसा लगता है दूर रहकर भी कि उनको मदद करनी चाहिए तो कोई भी तरीके से उन्होंने मदद भेजी और हमने ये सब काम हम लोग कर सके। और मुझे अभी एक वाक़या तो याद है ही कि यहाँ एक जब वो किट्स हम बांट रहे थे हमारी ज़्यादातर मेरे पास इतना अपने पास नहीं होता तो हम प्रेफरेंस हमारे 1000 जो फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़े उसको दे रहे थे। तब एक भाई आया, काफ़ी अच्छा लगता था, वो ठीक से चुपचाप बैठा था, खड़ा था बैठा था नहीं। और फिर उन्होंने जब बताया कि मैडम को मिलना है तो फिर मैंने कहा बहुत काम में थी हम लोग ये सब में मुझे भेज दी। तो उसने जो बताया वो कहे कि मेरा कारोबार चलता है और अभी धंधे रोजगार 3 महीने से बंद है, अब मेरे बच्चे भूखे बैठे और मैं क्या करूं, मैं ये लेने वाला नहीं हूं कि मैं कभी आता नहीं हूं लेकिन मुझे अभी कुछ मदद की ज़रूरत है इसीलिए मैं खड़ा हूं। सच में उसकी आँख में वो जो थी कि अभी उसकी उदासीनता और मजबूरी वो एग्जैक्ट वर्ड अपने को लिखे तो हमारी आँख भी गीली हो जाती तो गई नहीं ऐसे लोग भी हैं। और फिर हमने वो जो हमारे क्राइटेरिया था वो थोड़े बदल दिए और ऐसे जो लोग थे कि जो बाहर आके ना कर सके तो उसको कैसे मदद पहुंचाई जाए वो सोच के भी हम लोगों ने अलग तरीके से अलग ग्रुप के साथ ये सब किया। और सच में काउंसलिंग सेंटर भी हमारे वहाँ फिर वो कार्यरत था, टेलीफोनिक भी, कि इसमें उनको हौसला बनाए रखे
कि भाई ये वक्त है वो भी निकल जाएगा, लेकिन हमें हारना नहीं है। हमारी ये जंग है, अभी थोड़ा बहुत लंबा हो गया और मुझे लगता है कि कुछ हल्का सा हो जाए। जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही सही इंसान है। तो हम लोग ने ये कांटों पर चलना भी लोगों को सिखाया कि भाई नहीं, ये तो आता जाता है और ये करो। और बस इस तरीके से हमने पूरा महीनों तक ये सब कार्यवाही चली हमारे वहाँ। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एक ऐसे पोजीशन पे आप हैं जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम करने के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस, काउंसलिंग तरह के भी प्रोग्राम करते हैं। इसमें जो आपकी टीम है, आपकी जो बैकबोन आपकी टीम है, आपकी मैनेजमेंट है, उसके बारे में आप थोड़ा हाईलाइट करिए कि किस तरह से वो आपसे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से वो आपसे मतलब प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं। सही बताए तो हमारे वहाँ जो अभी भी मैं बार बार ये कहती रहती हूँ, हमारे जो वहाँ जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका उपार्जन सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सोशल वर्क में उनका कंट्रीब्यूशन जिसमें पैसे नहीं है और खाली देना है वो इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे भी ये तकलीफ होती है कि मेरी जो टीम है वो फिजिकली वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ़ोन पर बातें होती है और प्लानिंग बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो डिसीजन होता है उसमें उनके पूरा सपोर्ट मिलता है कि आपने जो किया, और उनको इतना कॉन्फिडेंस भी होता है कि आपने एक बार सोच लिया तो होगा ही। और सच में इंशाअल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारे होता है। हमारा जो ये पूरी जो हमारे जिसको कहते हैं ना ऑनररियम के साथ जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, वो भी पूरा दिल से उनको ऑनररियम नहीं मिलता है, इतना पगार नहीं मिलता, लेकिन वो बहुत काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जाकिरा बिन कादरी, हमारे रिजवाना बिन कुरैशी, एडवोकेट रियाज हाशमी और हमारी ये माहिनूर सैयद, ये सब है जो है वो। और हमारे जो टीम के जो है वो डॉक्टर हसीना बिन कापड़िया, हमारा गुलिस्ता बिन कादरी, अबिदा बिन देसाई और रेहाना बिन शेख और ये सब है। और एडवाइजरी बोर्ड में तो हमारे यहाँ के जिसको नामी जिसको कहते हैं वो सभी, उसमें जेंट्स भी आ गए, वो सभी हमारे सपोर्ट में रहते हैं। जैसे यहाँ के काउंसलर जो है हाजी भाई असरार मिर्ज़ा है, या फिर निवृत्त जज जो है मजिस्ट्रेट शमशुद्दीन पिरजादा साहब है, या एडवोकेट अबरार अली सैयद साहब है, या एडवोकेट इम्तियाज़ देसाई है। तो ये सब जो है वो हमारे साथ ही है कि जब भी कहो तो वो खड़े पाँव रहते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं तो उसमें। और ये सभी के ताउन से ये काम हो रहा है। मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट कि हम अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहते हैं कि डॉक्टर मेहरुन्निसा देसाई मैम इतना काम करती है, इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद भी। तो मैडम को प्रेरणा कहाँ से मिलती है और मैडम के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, वो क्या है? सुख જ્યારે જ્યાં મળે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બીજાનો વિચાર દે, गुजराती में एक कहवत है और वही है। और अल्लाह शरीयत में भी यही कहा है, हमारे पैगंबर साहब ने यही मैसेज दिया है कि आपको ये दुनिया में आए हैं तो एक कसौटी है, दर्दे दिल के लिए पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना कम नहीं थे फरिश्ते इबादत के लिए। तो यही है कि हम लोग कुछ करके अगर औरों का दर्द बांट सकते हैं तो बांटो। हम जेन्युइनली ये काम करते हैं हम लोग। मैं फिर से भी कहती हूँ कि इतना नॉलेज, इतना पैसा, इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हमारे में से कोई की नहीं, मेरी भी नहीं। हम एक आम गांव की लड़की मेहरुन्निसा, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया
और वो नौकरी मिली, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की। और मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लकी रही कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ने भी ताउन किया, और मैंने 2004 में पीएचडी किया जी जी। और 99 में एमफिल किया। ओके। तो जब मेरे बच्चे भी पढ़ते थे ओके। तब मैंने ये सब किया, तो उनका भी ताउन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच में सब अल्लाह का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि बच्चे भी मेरे ये देखते देखते, वरना ये इम्प्रेशन है ना कि जब सोशल वर्क करते हो, इतना ही करते हो, तो टाइम कहाँ से लाओगे बच्चों के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े। मुझे अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। वो मेरा बेटा है, वो यहाँ बी मैकेनिकल करके गया। मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूँ रफीक भाई कि ऐसा ना लगे कि ये जो सोशल वर्क करते हैं वो घर नहीं देखते होंगे। तो मुझे सच में ये बहुत सुकून है कि मैंने ये काम किया। लेकिन मैं पहले ये मैं मानती हूँ हर एक के लिए ये है कि अगर आप कुछ काम करते हो, आर्थिक उपार्जन के लिए करते हो, या सोशल वर्क करते हो, या पॉलिटिक्स में करते हो, लेकिन ये मत भूलो कि आपका जो घर है वो यूनिट है। अगर यूनिट, अभी मैंने पहले बताया, वो मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। और अपने यूनिट के लिए, अपने घर के लिए और कोई लोग नहीं होगा। शायद समाज के लिए दूसरा कोई आ जाए, लेकिन अपने यूनिट के लिए जो बच्चों की माँ जो है वो तो एक ही है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। और फैमिली मेंबर्स के ताउन, मेरे हस्बैंड ने बहुत ताउन किया। जैसे बच्चों जब बड़े हो रहे थे, मेरे इतनी जिम्मेदारियां था, तो सबको ऐसे ताज्जुब लगे। लेकिन वो बच्चों को लंच कराना हो, या उसको स्कूल के लिए तैयार करना हो, तो ऐसे सब जो काम है वो बहुत बाखुशी निभाते थे। और आज मेरा जो बेटा है वो शिकागो में, और उसने वहाँ इलिनॉइस में से एमबीए किया, यहाँ से उसने बी मैकेनिकल करके गया था, और आज वो भी बाप बना है। तो मैं ये देखती हूँ को तो इससे भी एक स्टेप आगे वो अपनी बच्ची को बहुत अच्छी केयर ले रहा है, घर में भी इतना ताउन कर रहा है। तो ये सीखना पड़ेगा कि अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में काम करते थे, हमारे पैगंबर साहब काम करते थे, तो दोनों को करना चाहिए। तभी ये हम लोग जो है, हमारे जो 50% जो स्ट्रेंथ है महिलाओं की, उसका हमें यूज करना चाहिए। उसको सभी तरीके से हमें उसको आज़ादी देनी चाहिए, उसको इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि वो सोसाइटी में जाकर अपना काम करे, सोशल वर्क भी करे, आर्थिक उपार्जन भी करे, और पॉलिटिक्स में भी भाग ले। जैसे बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हर एक प्रॉब्लम में अपना रवैया दिखाते थे, और वो जो है वो हम भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि हम इस्लाम को समझने में कहीं मिस्टेक तो नहीं करते, वो हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा मैडम, मैं ये आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जो अमवा ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इतना काम कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पर देख रहे हो? What are your future goals? सच बताए तो 5 साल नहीं, मैं ऐसा मान रही हूँ कि 50 साल के बाद तो मैं ऐसी सोसाइटी की इमेजिन कर रही हूँ कि जिसमें अमवा की जरूरत ना हो। अमवा की जरूरत ना हो। हर एक महिला जो है, हर एक पुरुष जो है, वो मैंने कहा ना, हमारा जो विजन है वही है कि वो अपनी खुददारी से अपना जो जीवन है वो व्यतीत करे, मानवीय जो हकूक है उसके साथ वो अपनी जिंदगी व्यतीत करता हो। ये हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इतना काम करे, इतना फैला है कि जिससे बड़ी लोन जो उनको चाहिए, जिसको बिजनेस के लिए, तो उनको मिले। अभी हमारे पास फंड कम है तो हम लोग कम दे रहे हैं। अगर हमारे पास फंड ज्यादा आया, लोगों ने ताउन किया, क्योंकि लोगों पर भी है, अगर आप पैसे लेंगे और वापस देंगे तो ही ये चलेगा। तो ये सब है बातें। और वही कि एजुकेशन 100% में 5 साल के अंदर तो ये होगा ही, मुझे लगता है। क्योंकि जब हमने शुरू किया तब जो एजुकेशन की, और खास करके महिलाओं की जो सिचुएशन थी, उसमें काफ़ी फर्क आ गया आज की तारीख में। तो अगले जो 5 साल है उसमें हमारी महिलाएं 100% के नज़दीक
Correct. उसकी साक्षरता हो, ऐसा मैं देख रही हूँ, क्योंकि अवेयरनेस पढ़ाई के बारे में ज़्यादातर आ गई है। हमारे एरिया में अभी हम लोग स्कूल कॉलेजेस की डिमांड कर रहे हैं, हमारे जी, एनजीओज जी, जी। सब, हमारा फेडरेशन भी चल रहा है एक सभी एनजीओ का, साउफ करके। ओके। और उसमें भी हमें सभी ये एरिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में काम करे, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ, अच्छा। साउफ। जी जी जी। अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताइए कि जो कम्युनल हार्मनी का प्रोग्राम आप करते हैं आज के दौर में, जहाँ पर इकोनॉमिकली भी लोग वीक हुए ड्यू टू कोविड, एजुकेशन पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, ऐसे सिचुएशन में कम्युनल हार्मनी के लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरह से भारत में लोगों को रहना चाहिए? हम लोग भारत की जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम, और वही इस्लाम का है जी। कि पूरा जहाँ वो एक फैमिली है। Absolutely. और ये भारत की तो परंपरा है कि जो भी आया बाहर से भी जी। उनको अपना लिया। Absolutely. और जैसे हम लोग भी बाहर से आए लेकिन इसको वतन माना, और हम ये हमारा पूरा जैसे गुलिस्ता है और जी। उसमें रंग बिरंगी फूलों की महक है, उसके कलर अलग है, उसकी महक अलग है, लेकिन सभी मिलके ही उसकी जो ब्यूटी है वो, उसकी ब्यूटी ये है कि वो विविधता में एकता, गुजराती में जी, जिन्हें, जी। तो वो जो है उसका वही मैसेज है कि हम सब एक है, हम भारतीय नागरिक है। हमारा जो पहला जो हमारा फेथ जो है वो हमारा वतन है, Correct. तो कहीं कोई डाउट की ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो लाइफ है, मेरे जो फ्रेंड्स है, मैंने जो काम किया उसमें मुस्लिम भी है और हिंदूज भी है, और हम जो है वो सबके साथ, हमको कभी लगा ही नहीं कि हम अलग है। Correct. हमारी ये जो संस्था है उसमें भी सबका ताउन है और सबका वो हिस्सेदारी है। वो आपको पता है, मुझे मुरारी बापू ने सद्भावना अवार्ड दिया। जी जी जी, मैंने देखा। तो वही है कि हम लोग रक्षाबंधन भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, वो लोग भी बुलाते हैं, और कोई भी अच्छे या बुरे वक्त में हम लोग एक दूसरे के घर भी जाते हैं, घर में भी बैठते हैं। हमारा विल्फ है, विल्फ में मंदाबेन परीख है, पुष्पाबेन मोतियानी है। विल्फ आपने सुना है कि जो उसका जो है विमेंस इंटरनेशनल, वो ये पूरा जो मैं कहती हूँ वो विमेंस इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड हार्मनी, तो वो जो है वो इंटरनेशनल पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम साथ मिलकर पीस के लिए काम कर रहे हैं। और विद्यापीठ में उसकी मेन ऑफिस, और उसमें भी मैं ऑफिस बेरर हूँ, खजांची हूँ। तो बहुत सारे जनपद यहाँ है, उसके साथ खेत विकास परिषद, इंदू भाई जानी थे, अभी उनका इंतकाल हुआ, वो हमारे बड़े भाई जैसे थे, तो हर ईद में आते थे। अभी भी उनकी मिसेस के साथ ऐसा ही है। डॉक्टर उर्मन ध्रुव, डॉक्टर तितिक्षा ध्रुव हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे बच्चे के जो है वो भी उनके साथ बात करते हैं। और ये सब वही मैं कहती हूँ कि ह्यूमैनिटी वही सबसे बड़ा रिलीजन है। सब रिलीजन का अगर मैसेज है तो वही है कि बस एक दूसरे को प्यार बांटो और अच्छे से सुकून की ज़िंदगी मिले, उसके लिए कोशिश करो। तो मेरा भी यही मैसेज है कि हम भी यही काम करें, और एक दूसरे की कटुता वाली जो कोई बात हो तो उसको इग्नोर करो, और जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करो। एब्सोल्युटली। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना मैं चाहता हूँ आपसे कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? आपका जो मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो स्ट्रिक्ट है कि मॉडरेट है? हमारा जो है सच में हम लोग अमुवा परिवार कहते हैं जी, अमुवा फैमिली। जी जी, अमुवा। और उसमें क्या है कि थोड़ा कभी को लगता भी है कि मैं ये स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनको वो भी उनको ये एहसास है। अब आप उनको भी बात पूछ सकते हो कि भाई हमारे बड़े बहन है, कभी भी हमको कुछ भी काम होगा, कुछ भी तकलीफ होगी तो हम साथ हैं। जी।
और माशाल्लाह अभी बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स भी सबके वहाँ थे, तो उसमें भी हम एक दूसरे को मदद करते कि वो कोई भी तरीके का हो तो वो। और दूसरा कि यहाँ हम लोग जैसे मैंने अभी कहा ना हमारा जकात फंड तो कितना आया कहाँ गया तो हमारे हर एक कर्मचारी को पता होगा। और हमारा ये है कि हम लोग वहीवटी खर्च जकात फंड में से नहीं काटते, 100% उसको हम उनके हकदार तक पहुंचाते। तो हमारे वो जो है आप पूछो तो झाकेरा बहन को भी पता होगा कि इतना इतना आया, उसकी पहुंच बुक भी बता देगी। तो वो कभी टाइम में भी ऐसा है कि अगर वो देर हो गई, कभी कुछ काम है नहीं आए तो ऐसा एकदम वो नहीं है बॉसिज्म कि क्यों नहीं आए, क्यों ऐसा हुआ कि इतना होना है। तो वो जो एक फैमिली में जैसा होता है कि सब अलग है फिर भी साथ है, तो सबका वो इंडिविजुअल जो व्यक्तित्व है वो है ही, लेकिन साथ में ये हमारी जो जिम्मेदारी है वो किस तरीके तो अलग अलग एबिलिटी है सबके यूज करते हैं और सब टीम वर्क जो है वो रिजल्ट लाया है, ये रंग लाया है कि हम लोग कुछ कर सके कि जो सोसाइटी है वो अभी उसको नोट कर रही है और उसको अप्रिशिएट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैडम, आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम निकाला, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि मुझे लगता है कि जितने पॉइंट्स आपने गिनाए और जितना काम आपने हाईलाइट बहुत किया, बाकी रहा जी, अगर इतने काम पे ही लोग एक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी यहाँ की भी सुधर जाएगी और दोनों जहाँ की भी सुधर जाएगी। मैडम, एक लास्ट में एक पॉइंट कहना चाहता हूँ मैं कि नेक्स्ट वीक शायद हमारे जो CI मीडिया के डायरेक्टर है श्री वीरभद्र सिंह चौहान सर दिल्ली से, वो आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके इस काम को सराहना के लिए हमें भी अपनी तरफ से कोई जेस्चर लेना चाहिए, हमें कुछ आपको इस तरह से कुछ अवार्ड प्रेजेंट करना चाहिए जिससे प्यार है बस। जी जी जी, जिससे क्या है कि अल्लाह ताला आपकी इज्जत में और इजाफा करे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम सभी व्यूअर्स के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं मैडम की तरफ से कि जो आपने डिसाइड किया है लाइफ में, जो आपका गोल है उस पर आप बस फोकस करिए तो कामयाबी आपके कदम छूएगी। हमारे साथ जुड़े थे आज स्टूडियो में डॉक्टर मेहरुन्निसा देसाई मैम, जो अमवा अहमदाबाद में ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेसिडेंट, और उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना टाइम दिया, इतने सारे पॉइंट्स बताए कि हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी दीन दुनिया में बरकत करे, ईमान में भी, सेहत में भी, और लोगों को इनकी बातों पे अमल करने की तौफीक मिले। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया।